नमस्कार दोस्तों। CDS 1 2021 के क्वेश्चंस कर रहे हैं हम लोग। ऑलरेडी हिस्ट्री और ज्योग्राफी से आए हुए क्वेश्चंस सारे हमने कवर कर लिए। नाउ इस वीडियो में पॉलिटी के क्वेश्चंस देखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस के मैं आपको सोर्सेज भी बताता चल रहा हूँ और डिटेल में डिस्कस करते हैं उस क्वेश्चन के पूरे टॉपिक को। ये सेट ए के अकॉर्डिंग है ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहीं से पॉलिटी की स्टार्टिंग है। हमसे पूछा गया है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड कौन करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या हेल्थ मिनिस्टर। ये चार ऑप्शन से हमें इनमें से आंसर करना है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या है, पहले इसे समझते हैं। हम सबकी फेवरेट बुक पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत का चैप्टर 63 अलग से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पर डील करता है। अब देखिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में आपको सबसे पहली बात तो ये याद रखनी है कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, यानी संविधान के अंदर आर्टिकल बनाकर इसे नहीं रखा गया। अब इसकी एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, तो इंडिया में जैसे 1999 में अगर आप देखें तो 2001 का गुजरात अर्थक्वेक, उसके बाद 2004 की इंडियन ओशन में जो सुनामी आई, तो आपदा को लेकर, डिजास्टर को लेकर काफ़ी सिचुएशन बुरी बन रही थी। तो इसको लेकर 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट लाया गया ताकि आपदा प्रबंधन को, डिजास्टर मैनेजमेंट को और बेटर वे में लाया जा सके, किया जा सके। अब जब ये एक्ट लाया गया, उसके बाद नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई 2005 ईस्वी में ही। और फाइनली सब्सिक्वेंटली द NDMA वाज नोटिफाइड इन 2006 अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। 2006 में NDMA को नोटिफाई किया गया। अगर बात करें NDMA के कॉम्पोजिशन की, तो एक आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे और अदर्स मेंबर देखने को मिलेंगे। 9 से ज़्यादा टोटल मेंबर्स की संख्या नहीं होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर एक्स ऑफिसो चेयरमैन होंगे, यानी NDMA की जब स्थापना की जाएगी तो इसके चेयरपर्सन उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर होंगे उन्हें ही बनाया जाएगा। तो फिलहाल में आप समझ सकते हैं कि फिर NDMA के चेयरमैन कौन हुए, हमारे प्राइम मिनिस्टर। और चेयरपर्सन ऑफ NDMA डेजिग्नेट्स वन ऑफ द मेंबर एज द वाइस चेयरपर्सन। अब जो यहाँ पे चेयरमैन होंगे वो किसी एक पर्सन को वाइस चेयरपर्सन के रूप में डेजिग्नेट करेंगे। वाइस चेयरपर्सन के पास स्टेटस होगा कैबिनेट मिनिस्टर का, जबकि अदर मेंबर जो होंगे उन्हें स्टेटस मिलेगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। हमारे देश में NDMA का स्थापना जो है वो किया गया इस विजन के साथ कि एक सेफर और डिजास्टर रेजिलेंट इंडिया बनाया जा सके, और ये इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट से डील करने की एपेक्स बॉडी है, सर्वोच्च संस्था है। हमने देख लिया यहाँ पे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आसान क्वेश्चन है, अगर आपने इसे पढ़ा हो। लक्ष्मीकांत बुक के सारे चैप्टर्स आपको अच्छे से कवर करने हैं। बहुत लोग लास्ट के चैप्टर्स को इग्नोर करते हैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटीज़, इन चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कास्टिंग वोट इन द पार्लियामेंट इज आर करेक्ट। कास्टिंग वोट से संबंधित आपको बात बतानी है, कौन सी सही है। इट इज़ कास्ट बाय द स्पीकर और अ पर्सन एक्टिंग एज सच, यानी कास्टिंग वोट तब दिया जाता है स्पीकर के द्वारा, या फिर स्पीकर के जगह पे अगर कोई और पर्सन उनकी कैपेसिटी में एक्ट कर रहा हो तो उनके द्वारा दिया जाता है। दूसरा कहा गया इट इज़ कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस, यानी पहली बार में ही ये कास्ट किया जाता है। और तीसरा कहा गया इट इज़ कास्ट इन द केस ऑफ इक्विलिटी ऑफ वोट्स, यानी वोट्स जब एक समान आ जाए तब कास्टिंग वोट का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ ऑलवेज कास्ट टू मेंटेन द स्टेटस को, यानी स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कास्ट किया जाता है कास्टिंग वोट। तो अगेन बात करें इस क्वेश्चन के सोर्स की, तो अंडर आर्टिकल 100 आप देख सकते हैं वोटिंग इन हाउसेज की बात की गई है कि जो चेयरमैन या फिर स्पीकर होंगे, या फिर उनकी जगह पे कोई ऐसा पर्सन जो एक्ट कर रहा हो एज अ चेयरमैन और एज अ स्पीकर, वो वोट नहीं करेंगे फर्स्ट इंस्टेंस में। यानी पहली बार जब वोटिंग होगी तो स्पीकर या फिर चेयरमैन लोकसभा में और राज्यसभा में रेस्पेक्टिवली वोटिंग नहीं करेंगे, बट सेल हैव एंड एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ एन इक्विलिटी ऑफ वोट। लेकिन अगर वोट इक्वल हो जाती है तो उनको वोटिंग करने का अधिकार मिल जाएगा, यानी कास्टिंग वोट दी जाएगी। कास्टिंग वोट का मतलब आप समझ गए। कास्टिंग वोट का ये मतलब होता है कि जब भी वोटिंग के केस में टाई हो जाए, इक्वल वोट हो जाए, तो चेयरमैन के हाथ में या फिर लोकसभा स्पीकर के हाथ में ये पावर होगी कि किन्हीं दो पोजीशन में से किधर वोटिंग की जाए और उस वाले पक्ष को जीत दर्ज की जाए।
इसके अलावा आप लक्ष्मीकांत बुक में भी देख सकते हैं, पार्लियामेंट चैप्टर में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जब बात की गई है तो कौन कौन से पावर्स होते हैं लोकसभा स्पीकर के पास। तो फोर्थ पॉइंट में आप देखिए, ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट ही कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ अ टाई। यानी जब टाई हो जाएगी, इक्विलिटी हो जाएगी वोटिंग की, तो कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा स्पीकर के पास। दूसरे शब्दों में कहें, ओनली व्हेन द हाउस इज डिवाइडेड इक्वली ऑन एनी क्वेश्चन, किसी प्रश्न को लेकर अगर मतभेद की स्थिति बनती है और दो पक्षों में वितरण होता है, डिवाइडेड इक्वली होते हैं, तो उस टाइम पे स्पीकर को वोटिंग करने का अधिकार होगा और सच वोट इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। और इस तरह की वोट कास्टिंग वोट कहलाती है। और इसका पर्पस क्या होता है कि जो डेडलॉक की स्थिति बनी है, जो काम बीच में अटक गया है किसी मतभेद के कारण विचार में, तो वो उस चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए कास्टिंग वोट का प्रोविज़न है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, इट इज़ कास्ट बाय अ स्पीकर और अ पर्सन एक्टिंग एज सच। हमने देखा कास्टिंग वोट स्पीकर के पास ये राइट होती है, फिर स्पीकर के जगह पे अगर कोई एक्ट कर रहे हैं तो वो कास्टिंग वोट दे सकते हैं जब इक्विलिटी होती है, टाई होती है, तो उस केस में। इट इज़ कास्ट इन एडिशन टू वोटिंग इन द फर्स्ट इंस्टेंस, यानी फर्स्ट इंस्टेंस के अलावा जब वोटिंग दी जाएगी तो कास्टिंग वोट कहलाएगी। बिल्कुल गलत बात है, फर्स्ट इंस्टेंस में तो वो वोटिंग करेंगे ही नहीं। जब इक्विलिटी की बात आ जाएगी, जब टाई बन जाएगा, उसके बाद वो वोटिंग करेंगे। तो सेकंड तो गलत है, फर्स्ट सही और सेकंड गलत है। सेकंड को सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे हम लोग और फर्स्ट देखेंगे कहाँ पे है। तो हमारा आंसर निकल के आ चुका है, ओनली यहाँ पे एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी। आगे भी पढ़ लेते हैं, इट इज़ कास्ट इन द केस ऑफ इक्विलिटी ऑफ वोट्स। बिल्कुल सही बात है, हमने देखा कि यही तो कास्टिंग वोट का मतलब है कि जब इक्विलिटी बन जाए, समानता हो जाए वोटिंग में दो पक्षों में, तो उस टाइम पे कास्टिंग वोट का प्रयोग किया जाएगा। इट इज ऑलवेज कास्ट टू मेंटेन द स्टेटस को, ऐसी कोई बात नहीं है, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए नहीं किया जाता। तो करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन बी, 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 नंबर, इक्विलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज गारंटीड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इक्विलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ यानी कानून के समान संरक्षण, इसकी बात कौन सा अनुच्छेद करता है भारत में? आर्टिकल 14, 15, 16 या 22? डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपने आर्टिकल्स को फंडामेंटल राइट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी, इन तीन चीज़ों से जो क्वेश्चंस है वो आते हैं, तो आर्टिकल बेस्ड आते हैं। और उन आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन को करने के लिए आपको बेयर कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करना है। मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में ये पीडीएफ शेयर कर दी है बेयर कॉन्स्टिट्यूशन की। आपको पता होगा हमारे संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। इसके अंतर्गत आर्टिकल 12 में डेफिनेशन दी गई स्टेट की। उसके बाद आर्टिकल 13 में बताया गया कि जो फंडामेंटल राइट्स के इनकंसिस्टेंट हैं उन लॉज के साथ क्या होगा। उसके बाद आर्टिकल 14 अगर हम लोग देखें तो इक्विलिटी बिफोर लॉ यानी कानून के समक्ष समानता है। अ स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्विलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी भारत के टेरिटरी के अंदर स्टेट डिनाई नहीं करेगा किसी पर्सन को, यानी कानून के समक्ष समानता दी जाएगी। आर्टिकल 15 देखें तो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी इन चीज़ों के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव पर अंकुश लगाया गया है, प्रोहिबिट किया गया है। आर्टिकल 16 भी देख लीजिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में इक्विलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, अवसर की समानता की बात करता है अनुच्छेद 16। करेक्ट आंसर क्या है फिर? ऑप्शन ए, आर्टिकल 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी को किसने डेवलप किया? ऑप्शन है हमारे पास टी.एच. ग्रीन, थॉमस हॉब्स, जॉन ऑस्टिन या पैट्रिक डेवलिन। तो ये क्वेश्चन आपको कॉमन सोर्सेज में नहीं कवर्ड मिलेगा, PSIR ऑप्शनल वालों को ये पता होगा। इसके अलावा ग्रेजुएशन में जिन्होंने पॉल साइंस किया होगा उनको पता होगा। तो लीगल पॉजिटिविज्म थ्योरी जो है वो जॉन ऑस्टिन जी के द्वारा दिया गया, ये डेवलप किया गया, 18-19 सेंचुरी के आसपास ये डेवलप किया गया था। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है। तो एक दो क्वेश्चन ऐसे थ्योरी वाले हर पेपर में ही आते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन आएंगे तो फिर सभी को डिफ़िकल्ट लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन उसी तरह का पूछा गया है हमसे, गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट किन्होंने डेमोक्रेसी को कहा था? कि सरकार का मतलब है, गवर्नमेंट का मतलब है कॉन्सेंट से होना यानी सहमति से होना। जॉन लॉक, J.S. मिल, जेरेमी बेंथम या J.J. रूसो, इन चार में से आपको बताना है कि किन्होंने कहा था डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट।
सो अगेन देखिए PSIR के सिलेबस का पार्ट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उसके अंदर ये चीज़ें जॉन लोग बहुत बड़े थिंकर थे, उनका कहना था कि गवर्नमेंट बाय कॉन्सेंट होता है डेमोक्रेसी का अर्थ। डायरेक्ट फैक्चुअल है अगर आपको पता है तो। वैसे अगर मैं बात करूँ बेसिक सोर्सेज में NCERTs में तो इस चीज़ को कवर नहीं किया गया है। इवन ये आपको जो लक्ष्मीकांत बुक है उसमें भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पर बहुत ही कम बात की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, जॉन लॉक। सो एक क्वेश्चन यहाँ पे ज्योग्राफी का छूट गया था तो यहाँ कवर कर लेते हैं। मिल्पा एंड लदांग क्या है ये आपको बताना है। तो अगेन ये क्वेश्चन NCERT से लिया गया। आपको पता होगा कि जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है उसके बहुत सारे नाम होते हैं, अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से कहा जाता है, तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन के नाम है। सो ये भी एग्ज़ाम के अंदर पूछते हैं कि मिल्पा नाम कहाँ पे कहा जाता है, लदांग कहाँ पे कहा जाता है, और इंडिया के अंदर भी अलग अलग जगहों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन से रिलेटेड, ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो CAPF 2020 में भी आया था, उसमें भी पूछा गया था। एक साइड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम दिया गया था और दूसरे साइड में कंट्री मैच करने के लिए कहा गया था। तो मिल्पा जो है वो मैक्सिको में कहा जाता है और लदांग जो है वो मलेशिया के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहा जाता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का अर्थ आपको पता होगा, जो एक जगह पे फार्मिंग करते हैं फिर कुछ दिनों के बाद उसे छोड़ के नए एरिया में कल्टीवेशन करते हैं। तो डिटेल में कवर करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में, और सारे के सारे शिफ्टिंग कल्टीवेशन, क्योंकि अगेन ये भी फ्रीक्वेंट टॉपिक है। इंडिया के अंदर अलग अलग नाम से जाना जाता है और देश विदेश में भी अलग अलग नामों से इसे जाना जाता है। ना अब इस क्वेश्चन को देखिए 48 नंबर। आपसे पूछा जा रहा है सेंट्रलाइजेशन का फीचर कौन सा नहीं है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण। जब एक ही हाथ में सत्ता की पावर्स आती हैं तो वो सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। तो इंडिया में जैसे अगर आप देखें तो डिसेंट्रलाइजेशन के प्रोसेस को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज और विभिन्न इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई हमारे संविधान के अंदर। तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन, जब पावर जो है बहुत सारे पार्ट्स में बंटती है। तो नेशनल यूनिटी, यूनिफॉर्मिटी, प्रोस्पेरिटी और लिबर्टी, ये चार हमारे पास ऑप्शन है। अगर आप इसको ऐसे सोचें कि सेंट्रलाइजेशन में लिबर्टी जो है वो इंडिविजुअलिस्टिक चीज़ है, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन के अंदर जो केंद्रीकरण होगा सत्ता का, पावर को बंटवारा, पावर को कर्व करने की कोशिश की जाएगी एक हाथों में, तो लिबर्टी की कमी देखने को मिलेगी। लिबर्टी एक फीचर नहीं है। इसका ऑफिशियल आंसर भी डी लिबर्टी है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट था प्रोस्पेरिटी क्या सेंट्रलाइजेशन का फीचर है। तो हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ऐसे सोचें कि जो लिबर्टी है वो इंडिविजुअलिस्टिक टर्म में जनरली देखी जाती है, लेकिन प्रोस्पेरिटी तो कलेक्टिव टर्म है, जैसे फैमिली हो गई, रिलीजन हो गई, कास्ट हो गई, तो इनके बेसिस पे आप देखा सकता है। और लिबर्टी इंडिविजुअल के टर्म्स में मानी जाती है, जबकि प्रोस्पेरिटी को नेशन के टर्म्स में माना जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी लिबर्टी होगा, क्योंकि ये सेंट्रलाइजेशन का फीचर नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन का फीचर। ना अगर बात करें इस तरह के क्वेश्चन के सोर्स की, तो ये आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी तो आप इन्हें ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे, रादर देन डायरेक्ट सोर्सेज में ये नहीं दिया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नीति आयोग। निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग की ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सा लक्ष्य नहीं है नीति आयोग का। इट प्रोवाइड्स अ क्रिटिकल डायरेक्शन एंड स्ट्रेटजिक इनपुट फॉर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी विकास प्रक्रिया में ये एक क्रिटिकल डायरेक्शन और स्ट्रेटजिक इनपुट प्रदान करता है। इट फंक्शंस एज अ थिंक टैंक इन प्रोवाइडिंग की एलिमेंट्स ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी के की एलिमेंट्स को प्रोवाइड करने के लिए एज अ थिंक टैंक, विचार वस्तु के रूप में ये वर्क करता है। दूसरा कहा गया इट मॉनिटर्स एंड इवेलुएट्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, यानी प्रोग्राम्स किस तरह से इंप्लीमेंट हो रही है उसको मॉनिटर करने का और इवेलुएट करने का काम करता है। इट ऑफर्स अ प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स एज प्रोवाइडर ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट रिजोर्ट, यानी इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स यानी अंतर राज्य विवाद, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच जब कॉन्फ्लिक्ट होता है, विवाद होता है, तो उसमें ये रेजोल्यूशन प्रदान करता है और इस तरह से करता है कि ये फर्स्ट और लास्ट रिजोर्ट है, यानी इसने जो कहा वही चीज़ मान्य होगी। तो ये आप समझ सकते हैं बिल्कुल गलत बात है। ये इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट को सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट होगी उसे रिजॉल्व करने की, उसके सॉल्यूशंस की। अगेन सोर्स की बात करें तो चैप्टर 54 आप देख सकते हैं लक्ष्मीकांत का। नीति आयोग की बात की गई है कि 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बनाया गया और इसे रिप्लेस किया गया प्लानिंग कमीशन से, जो कि पहले चल रहा था। अगर इसके बात करें रेशनल की कि क्या प्रयोग रहा और किस तरह से इसे बनाया गया, चेयरमैन कौन होते हैं, इन सारी चीज़ों की बात की गई है। कॉम्पोजिशन में भी आप देख सकते हैं कि नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, और इसके अलावा रीजनल काउंसिल, गवर्निंग काउंसिल भी बनाई जाएगी। इसके बाद स्पेशलाइज्ड विंग की बात की गई, रिसर्च विंग होती है, कंसल्टेंसी विंग होती है, बहुत सारे विंग्स भी होते हैं इसके तहत। ऑब्जेक्टिव की बात करें, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या क्या लक्ष्य है इसके, तो टू क्रिएट अ नॉलेज, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट सिस्टम, बहुत सारे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनमें है इवॉल्व करना एक शेयर्ड विजन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़।
फंक्शंस की बात करें तो द वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय नीति आयोग कैन बी डिवाइड इनटू 4 मेन हेड। क्या क्या वो 4 हेड है? डिजाइन, पॉलिसी एंड प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क, यानी फ्रेमवर्क को, पॉलिसी को डिजाइन करना और प्रोग्रामिंग फ्रेमवर्क करना। फोस्टर करना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन का भी काम है, मॉनिटरिंग और इवेल्युएशन का। इसके बाद एज अ थिंक टैंक वर्क करता है नॉलेज और इनोवेशन हब के रूप में। अगर आगे बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीति आयोग सीक टू प्रोवाइड अ क्रिटिकल डायरेक्शन एंड स्ट्रेटजिक इनपुट इनटू डेवलपमेंट प्रोसेस। तो यही सारे स्टेटमेंट्स हमें दिए गए क्वेश्चन के अंदर। सो हमने अभी साफ साफ देखा कि हाँ क्रिटिकल डायरेक्शन स्ट्रेटजिक इनपुट की बात की गई है, थिंक टैंक के जैसा वर्क करता है और मॉनिटर और इवेलुएट्स भी करता है प्रोग्राम्स को। तो बाकी तीनों हैं और चौथा गलत है, क्योंकि चौथा क्या है? सुप्रीम कोर्ट के राइट्स के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगेन आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आर्टिकल 231 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स पावर टू स्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स, यानी अनुच्छेद 231 भारतीय संविधान का ग्रांट करता है, किसे ग्रांट करता है पावर कि 2 या 2 से ज़्यादा हाई कोर्ट स्टेब्लिश किए जा सकते हैं फॉर 2 और मोर स्टेट्स, यानी एक ही हाई कोर्ट के लिए 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर ये जुरिस्डिक्शन आ सकती है। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या यूनियन कैबिनेट। सो अगेन आप लक्ष्मीकांत चैप्टर में भी देख सकते हैं हाई कोर्ट्स के बारे में। आर्टिकल 231 के अंदर बताया गया है कि एक ही हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। और आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन के लिए मैं बेयर कॉन्स्टिट्यूशन यूज करता हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आर्टिकल 231 के लिए बात की गई है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना की जा सकती है। पार्लियामेंट में बाय लॉ स्टेब्लिश अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स और फॉर 2 और मोर स्टेट्स एंड अ यूनियन टेरिटरी, यानी 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के लिए पार्लियामेंट चाहे तो एक कॉमन हाई कोर्ट की स्थापना कर सकती है आर्टिकल 231 के तहत। सो ये पावर किसके हाथों में? पार्लियामेंट के हाथों में। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सो नाउ देखिए, ये चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ती जब आप अच्छे से समझ के चलते हैं कि हाँ पार्लियामेंट्स की क्या क्या जुरिस्डिक्शन हो सकती है, कौन कौन से पावर्स आते हैं, तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। और सोर्सेज भी मैं बताता चल रहा हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाए कि हाँ आप जो सोर्स को यूज़ कर रहे हैं वो वाकई में क्वेश्चन सॉल्व करवाने में रियल एग्जाम्स के हेल्प कर रहा है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग मोशंस कैन नॉट बी मेड वाइल इंट्रोड्यूसिंग एन ऑर्डिनरी बिल इन द पार्लियामेंट, यानी संसद में ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए कौन सा मोशन नहीं लाया जा सकता? दैट द बिल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, दैट द बिल बी सर्कुलेटेड फॉर द पर्पस ऑफ इलिसिटिंग पब्लिक ओपिनियन, दैट द बिल बी रेफर्ड टू अ सेलेक्ट कमिटी, या दैट द बिल बी रेफर्ड टू अ जॉइंट कमिटी ऑफ द हाउस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द अदर हाउस। सो अगेन ऑर्डिनरी बिल पर ये सरल सवाल पूछा गया है। ऑलरेडी ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल से बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। लक्ष्मीकांत में ही अगर हम लोग देखें तो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट वाले चैप्टर में बात की गई है कि किस तरह से लेजिस्लेटिव प्रोसीजर चलता है। और बिल की अगर बात करें तो 2 तरह के बिल इंट्रोड्यूस होते हैं पार्लियामेंट में, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। प्राइवेट बिल को गवर्नमेंट बिल भी कहा जाता है क्योंकि एंड प्राइवेट मेंबर बिल्स रेस्पेक्टिवली, यानी गवर्नमेंट बिल कहा जाता है पब्लिक बिल को और प्राइवेट बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है क्योंकि ये प्राइवेट मेंबर के द्वारा लाया जाता है। अगर पार्लियामेंट में बिल्स की बात करें तो 4 टाइप देखने को मिलते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल क्या होते हैं? जो विद आर कंसर्न विद एनी मैटर अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट, यानी फाइनेंशियल सब्जेक्ट को अगर छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा जो भी अन्य मैटर के जो बिल्स होंगे वो सामान्य बिल ऑर्डिनरी बिल में आएंगे। मनी बिल की बात करें तो जो फाइनेंशियल मैटर में आएंगे जैसे टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये सब चीज़ें मनी बिल। अब देखिए मनी बिल से ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि मनी बिल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, तो ऑलरेडी मैंने पॉलिटी एनालिसिस वीडियो में करवा दी है बहुत ही डिटेल में। फाइनेंशियल बिल की बात करें तो जो कंसर्न होते हैं फाइनेंशियल मैटर के साथ, लेकिन ये मनी बिल से अलग होते हैं। और मनी बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या अंतर है ये भी हम लोग देखेंगे। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि संविधान को संशोधित करने के लिए जो बिल लाया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कहलाएगा। सो दोस्तों, ऑर्डिनरी बिल को प्रस्तावित करने के बाद, इंट्रोड्यूस करने के बाद बहुत सारी रीडिंग्स होती हैं 5 तरह की मेनली, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। अगर ये तीनों रीडिंग से पास कर जाती हैं उसके बाद सेकंड हाउस में बिल को ले जाने की बात आती है। ये तो आपको पता होगा बिल को एक्ट कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले पारित किया जाएगा, फिर उसमें रीडिंग्स होंगी, उसके बाद दूसरे हाउस में ये पहुँचेगा और फाइनली प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए ये बिल को रखा जाएगा। तो अगर सेकेंड हाउस में बिल की बात करें तो सेकेंड हाउस में बिल पासेस थ्रू ऑल द 3 स्टेजेस। उसके बाद देखा जाएगा 4 अल्टरनेटिव दिए जाएंगे हाउस को। कौन कौन से?
इट में पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस, यानी फर्स्ट हाउस के द्वारा जैसे ही बिल को पास किया गया सेम टू सेम वैसे ही बिल को पास कर लिया जाए बिना कोई सुधार के, बिना कोई संशोधन के। इट में पास द बिल विद अमेंडमेंट एंड रिटर्न इट टू द फर्स्ट हाउस फॉर रिकंसिडरेशन, यानी जो सेकंड बिल में हाउस को भेजा गया है उसमें अमेंडमेंट के बाद उसे भेजा जाए और वापस से वही हाउस, मान लीजिए लोकसभा में बिल भेजा गया राज्यसभा में, राज्यसभा उनमें संशोधन के लिए प्रस्ताव करती है और लोकसभा वापस इस पे पुनर्विचार करेगी। इट में रिजेक्ट द बिल ऑल टुगेदर, बिल को पूरे तरीके से रिजेक्ट भी कर सकती है। इट में नॉट टेक एनी एक्शन एंड दस कीप द बिल पेंडिंग, यानी अगर कोई एक्शन भी ना ले और बिल को पेंडिंग छोड़ दिया जाए। हालांकि अगर थर्ड की मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक्सेप्शन है मनी बिल का। मनी बिल को लेके लोकसभा को पावर दी गई है, ना कि राज्यसभा को। राज्यसभा सिर्फ संशोधन को रख सकती है, बट 14 दिनों के भीतर अगर लोकसभा उनमें चाहे तो उनको ले भी सकती है और ना चाहे तो डायरेक्टली अपने अकॉर्डिंग उस बिल को पास कर सकती है, मनी बिल को। सो यहाँ पे हमें फोर्थ में कहा गया है दैट द बिल बी रेफर टू अ जॉइंट कमिटी ऑफ द हाउस विदाउट द कंकरेंस ऑफ द अदर हाउस। ये बात गलत है क्योंकि हाउस बिना पहली हाउस की सहमति के जॉइंट सीटिंग के लिए बिल को नहीं लाया जा सकता, तो डी यहाँ पे गलत है। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं पॉलिटी के, उसे नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।